हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी 15 अगस्त 2022 को हमने अपनी आजादी के 75 इयर्स पूरे करे हैं, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कवर क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। और दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इवन दिस होल बुक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हमें यह समझना है, जब एट लास्ट ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 200 साल राज करने के बाद देश को छोड़कर गए, एग्जैक्टली 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। इस क्लास में, इस पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे, अलग अलग सेक्टर्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, पॉवर्टी को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या था, ट्रेड कैसा था हमारा, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते थे या नहीं करते थे। जैसे कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव, ईव का मतलब है इवनिंग, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त 1947 की शाम को इंडिया की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, 15 अगस्त के बाद क्या हुआ, आजाद होने के बाद क्या हुआ, यह पढ़ेंगे हम आने वाले अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की या इंडिपेंडेंस से पहले की। ठीक है, तो यहां पे हमें यह समझना है कि जब अंग्रेज हमारा देश छोड़कर गए तो उन्होंने हमें क्या छोड़ा हमारे लिए, क्या वो छोड़कर गए थे। बहुत बढ़िया इकोनॉमी, हर घर में नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, एक बढ़िया एग्रीकल्चर, एक बढ़िया इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। नहीं, यह सब झूठ है। उन्होंने सिर्फ हमें दिया तो क्या दिया, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इंडस्ट्री का उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया था, एग्रीकल्चर रुइन कर दिया था। यह सब हमें वो हेरिडेटरी देके गए हैं, यानी कि हमें विरासत में देके गए हैं कि 200 साल हमने तुम्हारे ऊपर राज किया है, हम तुम्हें क्या गिफ्ट देके जा रहे हैं, गरीबी देके जा रहे हैं, बेरोजगारी देके जा रहे हैं, भुखमरी देके जा रहे हैं, बीमारियां देके जा रहे हैं। तुम्हारी जो इंडस्ट्री 200 साल पहले तुमने इतनी मेहनत करके, कुछ एफर्ट्स करके बनाने की कोशिश करी थी, उसको बिल्कुल खराब करके, खत्म करके जा रहे हैं। कभी कभी तो सोच के मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया ही नहीं होता, 200 साल हम अंग्रेजों के शासन के अंदर अगर नहीं रहे होते, तो आज हमारा देश कहां से कहां होता। उन 200 साल में अंग्रेजों ने हमारे देश की पूरी इकोनॉमी खत्म कर दी, हमारा एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, हमें सिर्फ एक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि कॉमर्स के बच्चे चैप्टर देख रहे हैं, या अगर कोई भी इस क्लास को देख रहा है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपने आगे जाके ऑप्ट करना है, आपने कॉमर्स ऑप्ट करी है, आपको इन चीजों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, और आप सब ने बच्चों अपनी हिस्ट्री की बुक्स में यह जरूर पढ़ा होगा कि अराउंड 1600 ईस्वी या सन 1600 बोल लो, यूरोपियंस इंडिया में आए थे। पोर्तुगीज आए सबसे पहले, तो पोर्तुगीज दे वर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू लेफ्ट द इंडिया। पोर्तुगीज इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे एंड में पोर्तुगीज ही हमारा देश छोड़कर गए थे। आपने सबने सीयूईटी का एग्जाम देना है, हो सकता है कि जीके में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं
तो कुछ कुछ पॉइंट को जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने का भी ट्राई करेंगे कि अगर आपकी जीके भी और स्ट्रॉन्ग कर पाए इकोनॉमी के साथ साथ। पोर्टुगीज के बाद फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए, लेकिन मोस्टली हमने फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ा है। अगर मोस्टली बात करूं, हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ हमारी बुक्स में ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ने को मिला है, और मिलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश पे 200 साल शासन अंग्रेजों ने ही किया है। और कितनी ताज्जुब की बात है, इट इज अ वेरी अनबिलीवेबल थिंग कि एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया कितने साल। एक बार सोच के देखो कि उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होगा, क्या विजन होगा उस कंपनी का, जिसने पूरे देश पे शासन करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को आपस में लड़वा दिया। हां, कुछ गलतियां हमारी अपनी भी थी। हम जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, उसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, और हर जगह अपनी फैक्ट्रीज लगाई, वेयर हाउसेज लगाए, बड़े बड़े किलों को अपनी फैक्ट्रीज में, अपने महलों में कन्वर्ट किया। किसकी मदद से? हमारे पुराने राजा महाराजाओं की मदद से। तो कुछ गलतियां हमारी भी थी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अगर वो 200 साल का शासन नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। इस आजादी को जो हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मैं आपको यह बता पा रहा हूं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, उसके पीछे बहुत लोगों की मशक्कत है, बहुत लोगों की मेहनत है। बड़े बड़े लीडर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, और मेरे ऑल टाइम फेवरेट नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी हमें आजादी देने के लिए। भगत सिंह, जिस एज में आजकल के बच्चे बाबू सोना, कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू का दिन कैसा रहा, मेरा बाबू मूवी देखने चलेगा, मेरा बाबू रो तो नहीं रहा, ये सब कर रहे हैं। जिस एज में बच्चों को यह नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उस एज में वो नौजवान हमारे देश के लिए फांसी लटक गया था। बहुत बड़ी बात है उस उम्र में यह पता होना, उस जवानी के टाइम में यह पता होना कि उनकी लाइफ का मोटिव क्या है। देश के लिए जान देना, यह उनका मोटिव था। देश के नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना, यह उनका मोटिव था। तो हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यह मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आपको भगत सिंह के बारे में और नेताजी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, और अपनी लाइफ में आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो थोड़ा यार, ये हिस्ट्री की बात करते करते मैं कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूं और थोड़ा सा खो भी जाता हूं। हम अपने चैप्टर पे लौट कर आते हैं, और हिस्ट्री को समझना जरूरी क्यों है। मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री का, हम क्यों हिस्ट्री के बारे में इतना पढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप अपने आज को चेंज करना चाहते हो तो आपको अपनी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सेम, अगर हम आज की इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो हमारा इकोनॉमिक पास्ट क्या रहा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में जानना, समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे और अगर हमारा इंटरेस्ट हमारे इतिहास को जानने में नहीं होगा तो हम प्रेजेंट सिचुएशन को ना ही समझ पाएंगे और ना ही उसको बेहतर बना पाएंगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो बार बार ये बोलते हैं कि देखो हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम है, यूएसए हमारे से कितना आगे है, हमारे से यूके, ब्रिटेन, जर्मनी ये सब कितने आगे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारे देश को आजाद हुए सिर्फ 75 ईयर्स हुए हैं, और उससे पहले जो लोग हमारे पे शासन करते थे उन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया था।
हर गवर्नमेंट ने इतनी मशक्कत करी है देश को यहां तक लेके आने के लिए। अब आप लोगों की बारी है, अच्छे से पढ़ लिख के अपने देश को आगे लेके जाओ। और कॉमर्स के बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कॉमर्स के बच्चों को मौका दिया जाए ना, तो वो तो कुछ भी कर देंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। और मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे, मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो हमारे टाइम पे तो ऐसे बच्चे भी थे कि जो अगर घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती थी तो वो खुद ही अपनी पॉकेट मनी का जुगाड़ कर लेते थे कि भाई किसी के नोट्स लिख दिए, किसी का डायग्राम बना दिया, किसी का असाइनमेंट कर दिया, कि पॉकेट मनी निकलते रहे। तो लाइफ में ऐश होनी बहुत जरूरी है, कि लाइफ में ऐश भी चलती रहे। पढ़ना लिखना ठीक है भाई, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ने लिखने से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। आपको लाइफ में आगे सिर्फ आपकी पढ़ाई लेके जाएगी। आपने जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है, आपकी पढ़ाई लेके जाएगी। लेकिन साथ ही साथ कॉमर्स के बच्चों की तरह जुगाड़ू होना बहुत जरूरी है, और कॉमर्स के बच्चे तो होते ही जुगाड़ू हैं। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा आजादी से पहले का भारत। यह वाला एरिया भी भारत था, यह वाला एरिया भी भारत था, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के पार्ट थे। एंड आई रियली विश कि आज भी भारत एकदम ऐसा ही होता। और मैं हमेशा एक बात जरूर सोचता हूं कि अगर आज का भारत ऐसा होता तो हमारी क्रिकेट टीम कितनी जबरदस्त होती। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, इंडिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एक ही टीम में, और पूरे भारत का इतना बढ़िया नक्शा होता। पूरे भारत को देखो, देख के कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन जो हुआ वो हिस्ट्री है। हमें अभी इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना है कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के क्या हालात थे। अभी मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने के लिए हमें हमारी हिस्ट्री की, इकोनॉमी की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक हिस्ट्री टू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। यानी कि अगर आपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाना है, फ्यूचर ब्राइट करना है, तो आपको अपने पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो समझते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में इंडिया के साथ किया क्या और कैसे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया। देखो, मैं तो बहुत क्लियरली मानता हूं कि आज अगर हम अपनी इकोनॉमी को लेके कुछ मशक्कत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक पॉइंट है, उसका जो बेसिक रीजन है, वो 200 साल है जो हमने ब्रिटिशर्स के अंदर, अंग्रेजों के अंदर शासन में बिताए हैं। अगर वैसा ना होता तो हमारा देश आज बहुत आगे होता। तो एक बार समझने का ट्राई करेंगे कि ब्रिटिशर्स की एक्चुअली पॉलिसी क्या थी और ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली किया क्या। देखो, यह है हमारा ग्रेट ब्रिटेन और यहां है हमारा प्यारा इंडिया। ग्रेट ब्रिटेन, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हम बात करेंगे लंदन की। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या जब ब्रिटिशर्स इंडिया में शासन कर रहे थे तो लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। यानी कि जब ब्रिटिशर्स, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया में आ चुके थे, तो लंदन में पीछे पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट
हो चुकी थी, जिनसे बहुत सारा पोल्यूशन भी निकला। और उस पोल्यूशन की वजह से आज हम अलग अलग तरीके क्लाइमेट कन्वेंशन कर रहे हैं, क्लाइमेट लिमिट सेट कर रहे हैं, लेकिन जो इसका भी रीजन है वो भी यही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कई देशों को बर्बाद किया है, और अभी हमारा जो पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, पेरिस क्लाइमेट या अलग अलग तरीके के जो हम एनवायरमेंटल कन्वेंशन करते हैं, वो उसका जो एक बेस है वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट हुआ। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लंदन में स्टार्ट हुआ, तो मानो कि अगर मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करता हूं, तो मुझे फैक्ट्री के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? दो चीजें। एक मुझे चाहिए लेबर, एक मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक लेबर की और एक रॉ मटेरियल की। लेबर ब्रिटिशर्स के पास थी, अपनी कॉलोनी से भी लेबर को वो लेके आते थे, उनके पास अपनी लेबर भी थे, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? उनके पास नहीं था रॉ मटेरियल। बिना रॉ मटेरियल के कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और यह बात ब्रिटिशर्स को अच्छे से पता था। और उन्होंने इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने यह अपॉर्चुनिटी देखी कि यह रॉ मटेरियल इतने बड़े देश से हम बहुत बड़ी मात्रा में अटेन कर सकते हैं, यानी कि वहां से हम निकाल सकते हैं। तो यह रॉ मटेरियल जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा था ब्रिटेन की, लंदन की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो रॉ मटेरियल उन्हें कहां से मिला? इंडिया से। अब वो इंडिया से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, लंदन में वो रॉ मटेरियल जाता था, लंदन की फैक्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल जाके फिनिश गुड्स क्रिएट करता था। अब रॉ मटेरियल भी आ गया, अब लेबर भी आ गई, फैक्ट्रीज तक लेबर, रॉ मटेरियल दोनों चीजें पहुंच चुकी हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो फैक्ट्री लगाई गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई थी, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब मैं कोई फैक्ट्री खोलूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव यह नहीं होगा कि मुझे लोगों को बस नौकरी देनी है, उनको ऐश करवानी है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होगा, पैसा कमाना। मनी मनी मनी। कॉमर्स के बच्चों को तो यह पॉइंट बहुत अच्छे से समझ भी आता है कि उन्हें सिर्फ दिखता है पैसा। जहां पैसा है वहां कॉमर्स का बच्चा होगा ही होगा। यह बहुत अच्छी बात है, मैं भी यह मानता हूं पैसा बहुत जरूरी है। तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हुए। अब मानो फैक्ट्रीज में टोटल 500 प्रोडक्ट बने। अब 500 में से 100 प्रोडक्ट तो ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स ने खुद, या फिर यूरोपियंस बोल लो, पूरे यूरोप ने 100 प्रोडक्ट खरीद लिए। अब बाकी 400 प्रोडक्ट का क्या करें? क्या बाकी 400 प्रोडक्ट को जला दें, फेंक दें? नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जहां से हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, अब वहां तो रॉ मटेरियल है नहीं, तो वो फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे? तो उनके माइंड में आया कि ठीक है भाई, यहां भी हम इंडिया और इंडिया जैसी बाकी कॉलोनीज को यूज करेंगे। तो अब उन्होंने इंडिया को एज अ रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ अपने फिनिश गुड्स बेचने का भी एक अड्डा बना लिया। अब उन्होंने बोला कि जो फिनिश गुड्स हैं वो भी हम इंडिया में बेचेंगे। तो इंडिया दो तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही थी। फर्स्ट, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड एज अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, और इंडिया की धीरे 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 दुर्गति होती गई, इकोनॉमी खराब होती गई। एक बार आप इसको दोबारा समझ लो कि ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं लंदन की, लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में किसी फैक्ट्री चलाने में दो चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक होता है हमारा लेबर, एक होता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के पास नहीं था, तो उन्होंने इंडिया को एज अ रिसोर्स ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, रिसोर्स
ऑफ रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था कि वो भारत से रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिर इंडिया को एज अ मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स यूज भी करेंगे। तो यहां पे इंडिया की इकोनॉमी में से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, उसको अपनी फैक्ट्रीज में एज अ फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते थे और महंगे महंगे फिनिश गुड्स इंडिया में आके बेचते थे। अब खुद सोचो, अगर किसी कंट्री के साथ ऐसा हो तो उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी? बहुत ही खराब होगी। प्रेजेंटली इंडिया में क्या होता है? प्रेजेंटली मानो इंडिया के अंदर एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बिका, इंडिया के बाहर जाके बिका, तो इससे वो फैक्ट्री पैसे कमाएगी, अपने अपने जो लेबर को पैसे देगी। लेकिन अगर उसी फैक्ट्री से आप रॉ मटेरियल भी ले लोगे और उसी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को आके वो गुड्स भी बेच दोगे महंगे महंगे, तो भाई वो फैक्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा बर्बाद हो जाएगा। सेम ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इकोनॉमी के साथ, इंडिया के लोगों के साथ यही किया। और कई बार तो बड़े बड़े जो हमारे हिस्ट्री के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यह भी बोला है कि इंडिया के लोगों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो तो खुश थे कि हमारे से रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, फिर आके हमें सस्ते फिनिश गुड्स भी दे रहे हैं, वो तो खुश थे। लेकिन कुछ सालों के बाद यह पता लगने लगा कि वो हमारे देश से हमारी पूरी पूंजी को लेके अपने देश में जा रहे हैं। समझेंगे ये बात भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी आई एम श्योर कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट समझेंगे हम, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ये तो देखो हम जानते ही हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे, जब 200 साल हमने ब्रिटिशर्स के अंडर शासन उन्होंने हमारे ऊपर किया है, तब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही लो लेवल पे थी। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही बेकार थी, बहुत ही लो लेवल की थी। तो इसमें देखो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये वो पॉइंट है जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं स्लाइड पे कुछ पॉइंट जरूर लिख के लाता हूं कि आप उसको पढ़ो, और जब आप बुक से चैप्टर को कवर करने का ट्राई करोगे तो आपको ये माइंड में आएगा, हाँ यार ये लाइंस पहले भी कहीं पढ़ी हैं, तो एकदम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम, तो इजीली आपका सिलेबस, आपका चैप्टर कवर होगा। सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इंडिया का आजादी से पहले इंडिया का जो एक मेजरली जो इंडिया डिपेंडेंट थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अराउंड 80% पीपल वर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दी एग्रीकल्चर ओनली। अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन उस टाइम पे 80% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। साथ साथ पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी एक बहुत ही बढ़िया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी थी, जिसे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी परसुइड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अराउंड 80% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एट्टी परसेंट पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर अपने तरीके से
करवाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा टैक्स भी लिया और उन्होंने साथ साथ एग्रीकल्चर जो उनको ब्रिटेन में जरूरत थी, जैसे कि इंडिगो, जैसे कि कॉटन, जैसे कि रॉ सिल्क, ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का कुछ पार्ट थे कि हम वही कल्टीवेट करवाएंगे जिसकी उनको जरूरत है और सस्ते दामों पे इंडिया से लेंगे और अपने बाजारों में जाके फिनिश गुड्स बना के बेच के बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। इसका पॉइंट यह है कि ब्रिटिशर्स वर concerned with their own economic so Britishers were only concerned with their own economic development। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल के सोर्स की तरह यूज करें, जो चाहे वो एग्रीकल्चर में कल्टीवेट करवाएं और उसके साथ साथ अपनी कंट्री में जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, बूस्ट करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में कभी नहीं सोचा। इवन हमारी एक इंडस्ट्री, एक पॉइंट और समझते हैं हम, हमारी एक इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट वॉज वर्ल्ड फेमस। India's handicraft industry was world famous at that time। लेकिन अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि अगर इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा ना तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स को मैच कर ही नहीं सकती थी। उनके प्रोडक्ट में जो क्रिएटिविटी थी वो हमारे प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी से बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने से हुआ क्या, यह समझो। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी इंडस्ट्री बर्बाद होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहला क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, क्रिएटिव लोग, समझदार लोग, उन सबके हाथ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चली गई। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ। जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनेंगे ही नहीं, जब हाथ से बनी हुई कुर्सियां देश के अंदर होंगी ही नहीं, जब हाथ से बने हुए टॉयज, खिलौने जब देश में होंगे ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ब्रिटिश में लेके जा रहे हैं, अब वो उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिनिश्ड होने से एक गैप क्रिएट हो जाता है कि हमारे पास देश में फिनिश गुड्स नहीं है। अब उस फिनिश गुड्स का जो गैप है वो ब्रिटिश में हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन फिल करेगी। तो यहां पे अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि इंडिया से रॉ मटेरियल भी लेके जा रहे हैं, इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और उसके बाद अपने गुड्स को इंडिया में लाके बेचा। पहले तो इंडिया के लोग खुश भी थे कि सस्ते गुड्स मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स मिल रहे हैं, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि ये तुम्हारी बर्बादी की स्टार्ट हो रही है। उन्होंने तुम्हारे हाथ से जॉब अपॉर्चुनिटीज छीन ली हैं। उन्होंने तुम्हें सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन छोड़ दी है, दैट इज एग्रीकल्चर। इस वजह से जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से छोड़ रहे थे, जिनके हाथ से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छूट रही थी, वो लोग कहां गए? एग्रीकल्चर में गए।
अब एग्रीकल्चर के अंदर 85% लोग एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा है। और एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन था नहीं, ना तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट थी, ना एग्रीकल्चर में बढ़िया टेक्नोलॉजीज थी। इस वजह से इंडिया के अंदर मनी लैंडर्स, जमींदारों का भी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसने अंग्रेजों के साथ साथ हमारे खुद लोगों ने, जो हमारे देश के अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, या विलेज के जो हेडमैन थे, जिनको विलेज का मुखिया बनाया गया, उन्होंने भी गरीब लोगों का भाई बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया। तो मैं तो ये बात हमेशा बोलता हूं, एक्सप्लॉयटेशन कभी किसी जाति से, किसी रिलीजन से होता ही नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ अमीरी और गरीबी का है, ताकतवर और कमजोर का है। जो ताकतवर है वो कमजोर का एक्सप्लॉयटेशन करेगा ही करेगा। सेम हमें आजादी से पहले देखने को मिला। जहां हम इतनी बात करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, अगर हम उसके थोड़े डीप रूट में जाएं, उन्हें राज करने किसने दिया? राज करने के लिए उनकी हेल्प किसने करी? उनकी हेल्प करी हमारे ही देश के उन लोगों ने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर पैसे कमा रहे थे, जैसे कि जमींदार लोग, जैसे कि नंबरदार लोग, लंबरदार, जो गांव के मुखिया होते थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के गरीबों को उतना ही एक्सप्लॉइट किया है जितना अंग्रेजों ने किया। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपकी बुक्स के अंदर भी दिए हुए हैं कि द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, यानी कि ब्रिटेन, देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही क्लियर बात है भाई, उन्हें इंडियन इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे वर ओनली कंसर्न्ड विद देयर होम कंट्री, यानी कि ब्रिटेन, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स की यही थॉट थी, चाहे पहले फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, सबकी यही थॉट थी। उन्हें सिर्फ मतलब था सिर्फ अपनी इकोनॉमी से, इंडिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स हैड ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात करके उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हमने 2 पॉइंट पहले कवर कर लिए हैं, पहले समझ लिए हैं कि उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट कहां था? अपने घर की तरक्की में, अपने देश की तरक्की में, देश की डेवलपमेंट में। और उन्होंने इंडिया के साथ वही किया। उसके लिए उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना के छोड़ दिया था। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने कभी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को काउंट करने के अटेम्प्ट भी नहीं करे। भाई उन्होंने मानो कि देश के लोगों को, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया, वही बहुत मानो। यहां हम बात कर रहे हैं नेशनल की और पर कैपिटा इनकम का अटेम्प्ट नहीं किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हमारे देश के लोग सारे भूखे मर भी जाते ना, उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जैसे वर्ड्स के बारे में एक्सपेक्टेशन करना अंग्रेजों से एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात है, एक मिथ की तरह लगता है मुझे। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया, जैसे कि दादा भाई नरोजी, उन्होंने एक ड्रेन वेल्थ की थ्योरी भी दी। काफी सारे और भी लोग थे जिन्होंने ट्राई किया लोगों को यह अवेयर करने का कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, इसको समझो, ये तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन छीन रहे हैं। लेकिन इतनी गरीबी इंडिया में उस टाइम हो चुकी थी, लोगों के पास और कोई जरिया और कोई सोर्स, कोई तरीका पैसे कमाने का बचा भी नहीं था। अगर उनको यह पता भी था कि उनका इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है तो क्या कर लेते वो। लेकिन हमारे देश के कई लोगों ने एज अ ग्रेट लीडर्स बनके आगे आए और देश को आजाद करवाया।
ये कुछ बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की। हमने थोड़ा सा यहां भी समझने का ट्राई किया, कुछ यहां भी समझने का ट्राई किया कैसे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया। इसके आगे हम समझते हैं, फर्स्ट हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब आपके सामने एग्रीकल्चर सेक्टर की पिक्चर है, देख लो भाई कितना बढ़िया एग्रीकल्चर है, उन्होंने क्या हालात किया था। हमारे प्यारे फार्मर भाई बिना कपड़ों के बैठे हैं और कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है यहां पे। 80% लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, फिर भी एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ कंसर्न थे अपनी डेवलपमेंट को लेके। उन्होंने सोचा कि जब तक मौका है हमारे देश के एग्रीकल्चर को चूस लिया जाए, बर्बाद कर दो, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और आगे बढ़ो। और उन्होंने सेम यही किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया तो हमारे देश के भी कुछ लोगों ने हमारे गरीब लोगों का एक्सप्लॉइट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और उसी पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें समझना है लैंड रिवेन्यू सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आपकी बुक के अंदर एक सिस्टम दिया गया है, लेकिन हम क्लास में 3 सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स विद द एग्रीकल्चर सेक्टर की। वैसे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, पहले हम समझेंगे कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम कैसे एक प्रॉब्लम थी। सुनने में देखो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक सिस्टम बना दिया, लेकिन ये सिस्टम नहीं है, ये एक एक्सप्लॉइटेशन का जरिया है जिससे उन्होंने पूरे देश के किसानों को एक्सप्लॉइट किया। और अंग्रेजों ने किया, साथ साथ हमारे अपने लोगों ने भी किया। कोई बात नहीं, अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें पढ़ना है, अपना एग्जाम क्लियर करना है। और आप सब लोग सीयूईटी का एग्जाम दोगे, अब आगे जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना है, नाम रोशन करना है अपने मां बाप का। और मुझसे कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मेरे को मोटिवेशन आती ही नहीं है। तो मैं उन्हें सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि सोचो, तुम्हारा 12th का रिजल्ट आया है और तुम्हारे मार्क्स आए हैं 95%। बड़ा सुन के ही मजा आ गया कि 95% नंबर मेरे, ये तो मेरी 2 क्लासों को जोड़ के आते हैं, ये एक बार में कैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं सोचना। सोचो, एक बार इमेजिन करो कि 12th का रिजल्ट आया है और लिखा हुआ है मार्कशीट पे चेक करके ऑनलाइन कि भाई राजू भाई के 95% मार्क्स आए हैं 12th क्लास में। ठीक है, अब सोचो अपने पेरेंट्स का चेहरा, इतनी बड़ी स्माइल, उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होगी कि जब उनको पता लगेगा कि उनका नालायक बेटा, जिसको वो सोचते थे क्या यार तूने कॉमर्स ले लिया है, साइंस ले लेता, उसके 95% मार्क्स आए हैं 12th के बोर्ड के बाद। जिसको बताएंगे ना फोन करके कि मेरे बेटे के 95% मार्क्स आए, तो छाती से ये चोरी हो जाएगी। यही मोटिवेशन है तुम्हारे पेरेंट्स का, यही मुस्कुराता हुआ चेहरा मोटिवेशन है। किसी भी जिंदगी के पड़ाव पे हो, वेदर यू आर इन 11th क्लास, 12th क्लास, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ का मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा, आपके घर के अंदर से आता है। बाहर लोग क्या सोचेंगे उसको छोड़ दो। आपके पेरेंट्स की खुशी, आपके पेरेंट्स आप पे कितना प्राउड करेंगे अगर आप 95% मार्क्स 12th में लेके आओगे। यही आपका इकलौता मोटिवेशन होना चाहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में ना तो कोई होता है और ना ही किसी को जरूरत है। सिंपल, ठीक है, राइट। आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम में हम 3 सिस्टम पढ़ते हैं। जनरली आपकी बुक में सिर्फ एक ही दिया गया है,
जो आपकी बुक में दिया गया है उसका नाम है जमींदारी सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये फर्स्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम के अंदर आता है। दो सिस्टम और भी हैं, एक है आपका रियोतवारी सिस्टम, एक है आपका महालवारी सिस्टम। आपकी बुक, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आपकी बुक में सिर्फ एक सिस्टम दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में जमींदारी सिस्टम। लेकिन हम इन दोनों को भी कवर करेंगे बिकॉज आई एम श्योर इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीयूईटी जीके पोर्शन। आपके सीयूईटी के जीके में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के लैंड रिवेन्यू सिस्टम का और एग्रीकल्चर सेक्टर का। हम पहले पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों सिस्टम के बारे में, रियोतवारी के बारे में और महालवारी के बारे में। तो हम जरा इसको पहले यहां पे साफ कर देते हैं कि जगह मिले मुझे लिखने के लिए, नहीं तो बिना जगह के तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। जमींदारी सिस्टम, इट वॉज स्टार्टेड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जमींदारी सिस्टम वो स्टार्टेड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। यूजुअली पहले, चाहे मुगल के टाइम की बात करें, हम मुगल पीरियड की बात करें, चाहे हम अंग्रेजों के स्टार्टिंग की बात करें, तो जो लैंड होता था ना, लैंड जहां पे फार्मर कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उस पे किसी का ना मालिकाना हक नहीं था, ओनरशिप नहीं थी किसी की। ठीक है, जब ओनरशिप नहीं थी तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार लैंड तो हमारा है और इस पे फार्मर्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इनसे हमें रेंट, टैक्स लेना चाहिए। सीधी सी बात यह कि उनको उन्होंने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना था। उन्होंने बोला कि इन फार्मर्स से टैक्स लो, रेंट लो, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दो कि इनके पास कुछ बचे ही ना। यही उनकी पॉलिसी थी और आप जितनी मर्जी इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, आपको यही पॉलिसी देखने को मिलेगी। या तो वो डिवाइड एंड रूल करके आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम हम आज तक झेल रहे हैं। इंडिया के अंदर दो मेजर कम्युनिटी हैं, हिंदू और मुसलमान। आज तक उन अंग्रेजों की वजह से हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें समझ ही नहीं आएगा कि इससे किसी का कुछ नहीं बनना। पहले हमें अंग्रेज लड़ाते थे, अब हमें हमारा पॉलिटिक्स लड़वाता है, अभी भी वही चल रहा है। तो जरूरत है आपके जैसे यूथ को इन बातों को समझने की और देश को इकोनॉमिकली आगे लेके जाने की। आप कोई भी अंग्रेजों की बात उठा के देख लो, ब्रिटिशर्स की बात उठा के देख लो, दे वर जस्ट कंसर्न विद देयर सेल्फ ओनली, कि अपना काम बनता, अपनी ऐसी तैसी कराए इंडिया की जनता। उनका यही काम था कि अपना काम बन जाए, इंडिया की जनता, इंडिया की इकोनॉमी अपनी ऐसी तैसी कराए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाओ, भुखमरी है, फेमाइन है, तब भी लोगों से टैक्स लो, लोगों से 50%, 60% टैक्स ले लो। एक बार तो उन्होंने एक सिस्टम के अंदर 95% टैक्स मान लिया कि मैंने 100 किलो गेहूं उगाई और बोला कि 5 किलो आप रख लो, 95 किलो हमें दे दो। तो भाई तू ही उगा ले आके, मुझसे उगवा भी क्यों रहा है, ये 5 किलो भी ले जा, ये भी देने की क्या जरूरत है हमें। मतलब इतना नेगेटिव माइंड, इतने बुरे लोग कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी को, इंडिया के पूरे गरीबों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड नहीं लिखूंगा यहां मैं, सिर्फ कॉर्नवालिस, 1793 में कॉर्नवालिस ने
लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कहां कहां पे किया था? यह किया गया था ईस्टर्न साइड पे, बंगाल, उड़ीसा और बिहार एंड सम पार्ट ऑफ वाराणसी, यानी कि ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न इंडिया है। देखो ये बंगाल भी ईस्ट में है, उड़ीसा ईस्ट में है, बिहार ईस्ट में है, वाराणसी भी ईस्ट में है। ये सब ईस्टर्न ईस्टर्न साइड पे किया गया, जमींदारी सिस्टम लगाया गया। अब इस सिस्टम के अंदर था क्या, पहले हम ये समझते हैं। इस सिस्टम में क्या हुआ, एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं, एक तरफ हमारे पीजेंट्स यानी कि किसान भाई हैं। अब ब्रिटिशर्स ने इन पीजेंट से, किसानों से टैक्स लेना है, रेंट लेना है, इनकम जनरेट करनी है अपने। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार इतने लाखों किसान हैं इन सब एरियाज में, हम डायरेक्टली कैसे डील करेंगे इनके साथ, ये तो बहुत डिफिकल्ट बात हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि एक मिडलमैन क्रिएट करते हैं। उन्होंने यहां पे एक मिडलमैन क्रिएट किया। उस मिडलमैन को उन्होंने बोला जमींदार। तो जमींदार पीजेंट से रेंट लेगा और जमींदार ब्रिटिशर्स को रेंट देगा। अब ऐसा नहीं है कि जमींदारी जो राइट है, अब क्या हुआ ना कि लैंड की जो इनडायरेक्टली ओनरशिप है वो जमींदार को मिल गई, और दी किसने? सरकार यानी कि ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदारों को, और ये जमींदार वही लोग हैं जो गांव में रईस अमीर लोग हैं, उन्हीं को ब्रिटिशर्स ने जमीनों की ओनरशिप दी, जमीनों का हक दिया कि अब आपके पास राइट है, अपने गांव के हर किसान से आपने कर वसूल करना है। तो जमींदारों ने बोला ठीक है भाई, अपना क्या जा रहा है, जब तुम किसानों को एक्सप्लॉइट कर ही रहे हो तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। जब गंगा बह ही रही है तो कोई भी नहा ले, जितना पैसा इधर जा ही रहा है तो कुछ हिस्सा जमींदार भी रख लेंगे। बेसिकली ये सिर्फ एक कमीशन एजेंट है, वो इस पैसे को यहां पे ले जाने की कमीशन लेंगे बस, और वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे आज मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा बीच वाला अगर कोई बैंक है या बीच वाला कोई यूपीआई है, कोई सिस्टम है, कोई पेटीएम है, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, एंटिटी है, तो मुझसे कुछ परसेंट का वो टैक्स ले लेते हैं, कुछ परसेंट का वो कमीशन ले लेते हैं कि भाई ये हमारी फीस है। तो ये जमींदार लोग सिर्फ इकोनॉमिक एजेंट की तरह काम कर रहे थे और ये सिर्फ एक ब्रिटिशर से फीस लेते थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि पीजेंट से 1/3, पीजेंट से 1/3 उनकी प्रोडक्शन का हम एज अ टैक्स, एज अ रेंट लेंगे, ठीक है। और यह काम जमींदारों का है कि जमींदारों ने पीजेंट से 1/3 उनकी टोटल प्रोडक्शन का रेंट लेना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस 1/3 को आप 11 हिस्सों में डिवाइड करोगे। जो आप 1/3 टोटल प्रोडक्शन किसानों से लेकर आओगे उसको आप 11 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है। उसमें से एक हिस्सा रखेंगे जमींदार, और बाकी बचे 10 हिस्से रखेंगे हमारे ब्रिटिशर्स। लूट लिया, सब लूट लिया, किसानों को भी लूट लिया, जमींदारों को भी लूट लिया, और जमींदारों को बोल दिया कि बेटा अगर टाइम से अगर ये 10 हिस्से लाके नहीं दिए ना, तो तुझे जो जमीन दी गई है, जो तुझे लैंड की ओनरशिप दी गई है, ये ट्रांसफरेबल है। सो द ओनरशिप राइट ऑफ दोज लैंड ऑफ दैट लैंड वॉज ट्रांसफरेबल ऑल्सो। हेरिडेटरी भी था कि अगर तुम काम अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे बेटे के बेटों को भी वो लैंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक तुम
गवर्नमेंट को टैक्स और रेंट पे कर रहे हो। तो जब तक टैक्स जा रहा है तब तक बल्ले बल्ले, और जैसे ही टैक्स जाना, रेंट जाना खत्म हुआ, जमींदार भाई साहब थल्ले थल्ले। ठीक है, तो जमींदारों के ऊपर भी ये एक प्रेशर था कि भाई अगर टाइम पे टैक्स नहीं दिया, टाइम पे किसानों से अगर टैक्स नहीं वसूला, तो ये ब्रिटिशर्स ये जमीन किसी और को दे देंगे। ये था पूरा जमींदारी सिस्टम। और आप लोग प्लीज पेन कॉपी लेके इस सिस्टम को ऐसे बना भी लीजिएगा जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, जिससे आपको इजी रहेगा समझना, क्योंकि नोट्स जो ये नोट्स है ना, ये आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। देखो, हर क्लास में हम ऐसे रिटन तरीके से ही पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी बुक्स में, वो भी हम एनसीईआरटी पे आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी 100% प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे हम। सेकंड हमारा सिस्टम है रियोतवारी सिस्टम। इसमें एक वर्ड है रियोत, इसका मतलब है फार्मर। एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है जमींदारी सिस्टम में और रियोतवारी सिस्टम में। यहां पे रियोत का मतलब है फार्मर्स, यहां पे ब्रिटिशर्स और फार्मर के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहां पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम किसानों से डायरेक्टली टैक्स वसूल करेंगे। आगे जाके बताता हूं कि टैक्स भी कितना लगाया था। ठीक है, तो दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1820 बाय थॉमस मुनरो। ठीक है, तो दैट सिस्टम, द नेम ऑफ द सिस्टम इज रियोतवारी सिस्टम, दैट वॉज स्टार्टेड इन 1820 बाय थॉमस मुनरो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इन अगेन एंड अगेन। अगर आपके एग्जाम में लैंड रिवेन्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आता है और आप जमींदारी को समझाने के साथ साथ रियोतवारी का और आने वाले महालवारी सिस्टम के बारे में बेसिक लिख के आते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपको आपका टीचर खुश होके 5 में से 6 नंबर दे देगा। मजाक कर रहा हूं, 5 में से 5 ही मिलते हैं, 6 थोड़ी मिलेंगे। लेकिन हां, अगर आप थोड़ा सा अच्छा आंसर लिख के आते हो तो डेफिनेटली आपका एक एज क्रिएट होता है। और साथ ही साथ आपने आगे जाके सीयूईटी का एग्जाम देना है, सीयूईटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो यही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल समझो, द रियोतवारी सिस्टम वो स्टार्टेड बाय हुम, आंसर है थॉमस मुनरो। वो स्टार्टेड इन विच ईयर? 1820। रियोत का मतलब क्या है? फार्मर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंगल लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं सीयूटी के अंदर। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये कहां स्टार्ट किया गया? बॉम्बे में। और कहां स्टार्ट किया गया? मद्रास में और सम पार्ट ऑफ आसाम में। डोमिनेंटली इट वॉज इन साउथ इंडिया, नॉट साउथ एग्जैक्टली, आई शुड से। यहां आप ये मान के चलो कि आप फिर दो को याद करो, बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि बॉम्बे या महाराष्ट्र बेसिकली एक वेस्टर्न इंडिया के अंदर आता है और मद्रास हमारा साउथर्न इंडिया में आता है। तो हम पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे कि बॉम्बे, मद्रास और सम पार्ट ऑफ असम के अंदर हमें रियोतवारी सिस्टम देखने को मिलता है। रियोतवारी सिस्टम के अंदर 2 टैक्स स्लैब बनाई गई। पहला बनाया गया, अगर किसी किसान का जो लैंड है, या अगर तो वो ड्राई लैंड है, देन दैट फार्मर हैज टू पे 50%
अगर किसी किसान का इरिगेटेड लैंड है, देन दैट फार्मर हैज टू पे 60% टैक्स। मतलब दो तरह के लैंड में डिवाइड कर दिया, ड्राई लैंड में और इरिगेटेड लैंड में। अगर किसी किसान का ड्राई लैंड है, दिस वन, देन ही और शी हैज टू पे 50% रेंट और 50% टैक्स टू द ब्रिटिशर्स। अगर किसी का इरिगेटेड लैंड है, देन दैट किसान भाई हैज टू पे 60% टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इतना टैक्स लगा दिया है तो बंदा यहां पे क्या करेगा? मतलब हमारे जो किसान भाई थे उस टाइम पे, उनका तो घर चलाना कितना मुश्किल होगा। मतलब आप अपनी इनकम का 60% गवर्नमेंट को दे दो, तो भाई अब किसान भाई नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या तो वो सेविंग करेगा, क्या तो वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदेगा। वही परेशानी जिंदगी की सिर्फ एक ही रह गई थी कि कैसे गवर्नमेंट का टैक्स पे किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेशन कम करे। बुक्स में रियलिटी बहुत कम दिखाई गई है। एक्सप्लॉइटेशन अलग अलग तरीके का होता था, लोगों को मारा जाता था, लोगों को मारते थे, उनको घर से बाहर निकाले घसीटा जाता था। टैक्स नहीं देगा, कैसे नहीं देगा? तू भी देगा, तेरे आने वाली पीढ़ी भी देगी। और यही हुआ पूरे टाइम। दो सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली है, हम करेंगे लास्ट सिस्टम के बारे में बात। थर्ड हमारा सिस्टम है महालवारी सिस्टम। देखो ये है मतलब महाल, हम समझेंगे पहले। नाम है महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम बना है महाल से, महल नहीं है, महाल है इसका मतलब। महाल का मतलब क्या है? महाल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक विलेजेस के ग्रुप बनाया गया, यानी कि 10-12 विलेजेस को एक ग्रुप के अंदर डाला गया और उस एक ग्रुप को बोला गया एक यूनिट, और एक यूनिट का नाम रखा महाल। यानी कि महाल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। जैसे कि एक ये महाल है और इसमें बहुत सारे यहां पे विलेजेस हैं। ये छोटे छोटे विलेजेस हैं जो मिलके एक महाल बनाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम बहुत सारे विलेजेस से डील नहीं कर सकते, हम सिंगल सिंगल महाल से डील करेंगे। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं ये डिलीट करने वाला हूं, आप 1 मिनट ले लो और इसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा यहां पे भी समझाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो और फिर इसे मैं रिमूव करूंगा, डिलीट करूंगा, इरेज करूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप उसको इजीली बाद में पढ़ सको। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो आप वापस आते हैं अपने हम महालवारी सिस्टम पे। तो अभी तक हमने समझा कि महालवारी सिस्टम में महाल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि एक ये महाल है जो बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक महाल बनता है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम बहुत सारे गांवों के साथ, बहुत सारे गांवों के साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्होंने 10 गांव को लेके, 12 गांव को लेके एक यूनिट बनाना स्टार्ट किया। यूनिट का नाम रखा महाल। सबसे पहले हमें यह समझना है कि किस साल में यह स्टार्ट हुआ। सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1822 बाय मैकेंजी।
अगर शायद स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज यार बुक से देख लेना, मेरे ख्याल से मैकेंजी की स्पेलिंग यही है, ठीक है। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकेंजी, ठीक है जी। मैकेंजी से इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद इट वॉज रीफॉर्म्ड इन 1833 बाय विलियम बेंटिक। तो 1822 में, हाँ 1822 में इसे स्टार्ट किया मैकेंजी ने, और 1833 में इट वॉज रीफॉर्म्ड, और आप कहते हो कि री इंट्रोड्यूस या कुछ चेंजेस लाए गए। कौन चेंजेस लेके आया? विलियम बेंटिक। अब कुछ इंटरेस्टिंग आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? यह आपका एक क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में इन्होंने महालवारी सिस्टम को रिफॉर्म किया था। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? दोनों अलग अलग लोग हैं। विलियम बेंटिक इंडिया का था। मेरा क्वेश्चन है गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? मेरा यह क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, जिससे कि आपकी जीके भी स्ट्रांग हो, ठीक है। चलो, तो अब किस किस एरिया पे हुआ था ये हमने समझ लिया कि विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। और विलियम बेंटिक ने इसको मेजरली फेमस किया था। किस किस एरिया में किया गया था हम ये समझ लेते हैं। ये किया गया था सेंट्रल प्रोविंस में, बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि जमींदारी सिस्टम ईस्टर्न साइड पे देखा जाता है, रियोतवारी सिस्टम साउदर्न साइड पे देखा गया, वैसे ही महालवारी सिस्टम करा गया सेंट्रल प्रोविंस में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। याद रखना, अगर कुछ बेसिक भी लिख के आओगे ना अपने एग्जाम में तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जैसे आपको मैं कुछ छोटे छोटे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने जमींदारी सिस्टम का डायग्राम बनाया कि एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं, एक तरफ बीच में जमींदार हैं, एक तरफ किसान भाई हैं, पीजेंट हैं। आप अगर ऐसे डायग्राम अपने एग्जाम में बना के आते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर एक नंबर का भी क्वेश्चन है और आपको लगता है कि एक डायग्राम बन सकता है तो एक डायग्राम बना दो। डिमांड के बारे में क्वेश्चन है तो डिमांड का एक डायग्राम बना दिया, सप्लाई के बारे में तो सप्लाई का बना दिया। तो कुछ ट्राई करो कि डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहो, और डायग्राम जितने भी इकोनॉमी के आंसर में आप डायग्राम बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, आपको मार्क्स डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब इस सिस्टम को समझ लेते हैं और इसको हम यहां फिनिश करते हैं। अब देखो महाल कैसे बना, ग्रुप ऑफ विलेजेस से एक महाल बना। तो अब एक साइड पे ब्रिटिशर्स हैं और एक साइड पे महाल है। अब यहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस हैं। हर विलेजेस का एक हेडमैन है या फिर एक मुखिया है। हर विलेज का एक हेडमैन है, एक मुखिया है। वो मुखिया इस महाल को जाके रेंट देगा, वो मुखिया इस महाल को जाके रेंट देगा। और इस महाल का भी कोई एक हेडमैन है जिसको अपॉइंट किया है ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स इस महाल को अपॉइंट करेंगे, यानी कि जो महाल ग्रुप ऑफ विलेजेस है इसके हेड को अपॉइंट करेंगे, इसके हेड को सेलेक्ट करेंगे कौन हेड बनेगा। और ये जो हेड है
ये अलग अलग गांवों से जाकर रेंट कलेक्ट करेगा और रेंट कलेक्ट करने के बाद आगे किसको देगा? ब्रिटिशर्स को। तो चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो महालवारी सिस्टम में महाल्स हो, ये सब ब्रिटिशर्स के एजेंट हैं जो किसानों से टैक्स इकट्ठा करते हैं और टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को जाके टैक्स वहां पे दे देते हैं। इनके ऊपर भी प्रेशर है। जमींदारी सिस्टम आपकी बुक में दिया गया है, उसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा और आई एम श्योर कि आपको आज की क्लास के बाद जमींदारी सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे अपने जो बुक्स में जब आप पढ़ोगे इन सिस्टम्स को तो आपको बहुत ही इजी रहेगा समझना। तो अब हमने तीनों सिस्टम कवर कर लिए हैं। हमने जमींदारी कवर कर लिया है, हमने रियोतवारी कवर कर लिया, हमने महालवारी भी कवर कर लिया और तीनों को हमने विद द डायग्राम समझ भी लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी एक प्रॉब्लम कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम की वजह से एक्सप्लॉइटेशन इतना बढ़ चुका था कि हमारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाई। सेकंड, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो जब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो टेक्नोलॉजी अपने आप कम हो जाएगी। अब मानो कि मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, लेकिन मेरे पास जो मशीनें हैं, जो काम करने का तरीका है, वो वही घिसा पेटा है। मैं मशीनों में, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज लेके नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोडक्शन बढ़ती रहे। तो मैं किसे एक्सप्लॉइट करूंगा? मेरे लेबर्स को। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ब्रिटिशर्स ने यही किया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को बूस्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में थी ही नहीं। और जब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं या फिर ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये सिंपल इकोनॉमिक लॉ है। अगर आप अपनी कंट्री में, अगर आप अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और एक टाइम बाद जाके इसी वजह से हमारे एग्रीकल्चर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। उनके सिर्फ मजे ब्रिटिशर्स लूट रहे थे। जो हमारे एक्चुअल में किसान भाई थे उनके पास कुछ नहीं बचा था। सेकंड है हमारा, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ये भी सेम इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया गया इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जिससे कि हमारे किसान भाइयों की, किसानों की कोई मदद की जा सके, उनकी कोई हेल्प की जा सके। हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने ऐसा ऐसा काम किया कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो कल्टीवेशन उनको चाहिए, जो क्रॉप्स वो उगाना चाहते हैं, जो क्रॉप्स वो अपने ब्रिटेन में जाके बेचना चाहते हैं, जिन क्रॉप्स को वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करना चाहते हैं, सिर्फ उसी की कल्टीवेशन इंडिया में करवाई जाएगी। तो इंडिया की एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज्ड किया गया। सुनने में ये वर्ड बहुत बढ़िया है और इंडिया के अभी भी एग्रीकल्चर काफी हद तक कमर्शलाइज्ड तरीके से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस कमर्शलाइज्ड का जो फायदा था वो हमारे किसानों को, वो हमारे देश के लोगों को नहीं हुआ। जो भी इससे पैसा कमाया गया उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ, ब्रिटिश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हुआ और ब्रिटेन को अपने घर में जाके हुआ। इंडिया में कोई फायदा नहीं हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्टर कवर करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह बहुत ज्यादा खराब थे। जैसे हमने समझा कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को सिर्फ एक एज अ रॉ मटेरियल की फैक्ट्री की तरह यूज किया। उन्होंने सिर्फ यह समझा कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह यूज करना है एंड एज अ मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स यूज करना है। अब देखो, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना था तो रॉ मटेरियल भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए था। जब पूरा का पूरा रॉ मटेरियल भारत से बाहर चला गया,
जब पूरा का पूरा रॉ मटेरियल भारत से बाहर चला गया तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही कैसे? और अगर ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की बेसिक इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो यही थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और ब्रिटेन में जाके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और अपने घर जाके पैसा कमाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और इंडिया को बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने किया। उनकी प्लानिंग, उनकी मैनेजमेंट 100% सही थी। आपने आगे जाके मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में सब पढ़ना है, तो ध्यान रखना कभी भी आप लाइफ में कितना भी ऊपर चले जाओ, अपने एथिक्स से, अपने जमीन से, या आपके अंदर जो आपकी सच्चाई है, कभी भी उससे धोखा मत करना। किसी से भी धोखाधड़ी आप कर लोगे ना, आपको किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में जो आपका कर्मा है वो बैकफायर करेगा ही करेगा। जितनी भी उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है, अभी भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है ब्रिटेन के इकोनॉमिक अगर वे में देखा जाए तो। जो पुराने उन्होंने लोगों से लूटा हुआ है वही चल रहा है। कुछ टाइम बाद जाके ऐसा हो सकता है कि वो बर्बाद भी हो जाए। तो उन्होंने सिर्फ इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल यूज करने का सोचा, और उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को मार्केट फॉर फिनिश गुड्स बनाएंगे, जो उन्होंने किया भी सही। साथ ही साथ उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइंड हो गई। ये कुछ 4 पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए। ये आपकी बुक के अंदर एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कुछ कभी सोचा ही नहीं। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, modern industry began to take root in India, but progress remained very slow. Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. अब समझते हैं कि इंडस्ट्री के साथ ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्टली किया क्या। हम वैसे तो ऑलरेडी ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। तो इंडिया से उन्होंने इंडिया को उन्होंने 2 तरीके से यूज किया। पहले उन्होंने कैसे यूज किया? पहले उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल लिया। उन्होंने इंडिया को फैक्ट्री ऑफ रॉ मटेरियल बना के छोड़ दिया था कि इंडिया से हम रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, अपने देश में ले जाके अच्छे अच्छे गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, और इंडिया को एज अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूज करेंगे। तो उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल की फैक्ट्री बनाया और फिनिश गुड्स की मार्केट बनाया, और दोनों तरफ से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। और साथ ही साथ इस गुड्स को बेच के, फिनिश गुड्स को बेच के जो वो इंडिया के अंदर पैसे कमाते थे, उन्होंने उस पैसे को ले जाके बाहर अपने देश में यूज किया, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए यूज किया। यानी कि ऐसा नहीं किया कि जो पैसे उन्होंने यहां कमाए वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सारे पैसे ब्रिटेन लेके गए और ब्रिटेन ले जाकर उन्होंने पैसों को यूज किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ ब्रिटेन की बिकॉज दे वर ओनली कंसर्न्ड विद देयर होम कंट्री, नॉट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इन बातों को हमने ध्यान रखना है। चैप्टर को आप आगे बुक से ही पढ़ोगे। मैं ये किसी बच्चे को कभी नहीं बोलता कि आपको हमने जो पढ़ा दिया है वो आपका पूरा चैप्टर कवर तो हो जाएगा, लेकिन आपके बुक का सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। तो बुक अच्छे से और ध्यान से पढ़ो। हां, एक बात 100% है कि हमारे चैप्टर सुनने के बाद आपको बुक पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये वाला हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। सेकंड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, जिससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई।
अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी इंक्रीज हुई। देखो ये ना एक साइकिल है, ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। आज मैं तुम्हें साइकिल ही समझा देता हूं इकोनॉमी की, रुको इसे साफ करते हैं पहले। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। लोगों की अगर नौकरियां जानी स्टार्ट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो उनकी परचेजिंग पावर है, जो उनके घरों का पैसा है, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, भारत देश में या किसी भी देश में पॉवर्टी इंक्रीज होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक दूसरे के भाई हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, साथ चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी भी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो पॉवर्टी भी कम होगी। जब पॉवर्टी बढ़ जाएगी देश के अंदर तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। देखो ये अब उल्टा हो गया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी पॉवर्टी बढ़ेगी, जैसे जैसे गरीबी बढ़ेगी वैसे वैसे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यानी कि जब जेब में पैसा ही नहीं है, जब जेब खाली है तो आप सामान खरीदोगे कैसे। और जब आपके पास परचेजिंग पावर कम होगी तो आप पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो जाएगी। गरीबी किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने की वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। दिस इज अ विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से गरीबी बढ़ेगी, गरीबी से बढ़ने की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड कम होगी। जब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स पूरी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी तो लोग अपनी फैक्ट्रीज में किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे ही क्यों। अगर किसी बिस्कुट की फैक्ट्री के अंदर 200 लोग काम करते हैं, किसी बिस्किट की फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं और इवेंचुअली एक दिन पूरे देश में बिस्किट की डिमांड खत्म हो जाए तो क्या होगा, उस बिस्किट की फैक्ट्री में से 200 लोगों में से 100 लोगों को निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि 200 लोगों को निकाल दिया जाए, तो उससे क्या हुआ, डिमांड ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। तो दिस इज अ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, विशियस साइकिल। लेकिन इस पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लेती है, किसी भी पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लेती है तो इस विशियस साइकिल को रोका जा सकता है। मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाए। ऐसा नहीं है कि लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है कि लोग जीन्स पहनना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है कि लोग फोन खरीदना नहीं चाहते, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जैसे ही गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी उसी टाइम ये विशियस साइकिल टूट जाती है। लेकिन अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं किया, बिकॉज दे वर नॉट कंसर्न्ड विद इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए उन्होंने इस विशियस साइकिल को कभी टूटने ही नहीं दिया। उन्होंने इस विशियस साइकिल की वजह से इंडिया के गरीबों को, किसानों को रात दिन, एवरी डे एवरी नाइट एक्सप्लॉइट किया। तो ये था भाई इकोनॉमिक साइकिल। अगर आप इकोनॉमी पसंद है आपको तो आप ऐसी चीजों को पढ़ते रहा करो। मैं तो
मुझे तो इकोनॉमी बहुत पसंद है और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। मुझे लगता है इकोनॉमी से बढ़िया सब्जेक्ट ना तो कोई पूरी दुनिया में बना है और ना ही कभी कोई बनेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो भाई आपके घर के आसपास हर जगह इकोनॉमी है। छोटी दुकान पे जाओ वहां भी इकोनॉमी है, वो भी भाई अपना हिसाब लगा रहा है कि भाई गोलगप्पे की रेडी लगाई है तो गोलगप्पे के लिए आटा कितने का आया, सूजी कितने की आई, पानी कितने खर्च हुए, बूंदी कितने की लेके आए, मसाला कितने का लेके आए, रेडी का खर्चा कितना है, एमसीडी वाला आके कितना पैसा लेगा, ये जो एक लड़का रखा है जो चटनी बनाएगा उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमी की समझ है। किस पर्टिकुलर प्लेस पे गोलगप्पे ज्यादा बिकेंगे वहीं पे गोलगप्पे की रेडी लगेगी। गोलगप्पे का एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं और आलू प्याज की भी इकोनॉमी का एग्जांपल बहुत बढ़िया। आपने कई बार देखा होगा कि जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है तो प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यह भी इकोनॉमी है। प्याज जो भारत के हर घर के अंदर यूज होता है, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और एक कभी कभी वो 200 रुपए किलो भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि किसी कमोडिटी की अगर डिमांड चेंज नहीं होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया क्योंकि इकोनॉमी के अंदर तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद हम बात करेंगे इनिशियली जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में धीरे धीरे ऐसा देखने को लगा कि 1900 के आसपास कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट हुई। उनमें से एक का नाम था टिस्को, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। तो कुछ कॉटन की इंडस्ट्रीज, कुछ जूट की इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई। अगर हम बात करते हैं कॉटन की इंडस्ट्री की तो कॉटन इंडस्ट्री कहां देखी गई? मोस्टली महाराष्ट्र में और गुजरात में। एंड इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड और मैनेज्ड एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाय इंडियन प्लेयर्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट। मतलब इंडिया के पूंजीपतियों ने स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में। उन्होंने कॉटन की मिल्स लगाई। उन्होंने बोला कि जब यहां से कॉटन ले जाके वहां पे फिनिश गुड्स बना के लाते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो कुछ इंडिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, कुछ इंडिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक प्लेयर्स ने यह स्टार्ट किया कि महाराष्ट्र और गुजरात साइड पे कॉटन की मिल्स लगनी स्टार्ट हुई। सेकंड बात करते हैं हम जूट की। जूट की मिल्स लगी ईस्टर्न साइड यानी कि बंगाल में। अगर आपने कभी सुना हो तो बांग्लादेश का जूट वर्ल्ड फेमस है। इतना एक्सपोर्ट होता है ना वहां पे उसके जूट का, बांग्लादेश के जूट का, कि उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जूट के एक्सपोर्ट से इंफ्लुएंस है। हमारे बंगाल से भी बहुत जूट एक्सपोर्ट होता था। और अगर मैं आजादी से पहले की बात करूं तो बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। 1947 के अंदर पाकिस्तान बना था ना वो, और फिर 1971 में वो एक अलग कंट्री बना। लेकिन आजादी से पहले इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। और वहां पे ब्रिटिशर्स ने ये पॉइंट समझ लिया था कि जूट से वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने जूट का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इसीलिए उन्होंने जूट किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में नहीं जाने दिया। So the jute mills or jute factories in the Bengal was controlled by British government। ठीक है, तो धीरे धीरे 1900 के आसपास कुछ कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट हुई, जिसमें से कॉटन भी थी, जूट भी थी। कॉटन स्टार्ट हुई आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात में। जूट स्टार्ट हुआ बंगाल में। कॉटन इंडस्ट्री दैट टाइम वाज कंट्रोल बाय इंडियन प्लेयर्स, इंडिजीनियस लोगों ने इंडस्ट्री लगाई कॉटन की। जूट वाज द मेजर एक्सपोर्ट पार्ट। मेजर एक्सपोर्ट एक यूनिट था, मेजर एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट था जो बंगाल से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था, और उसको कंट्रोल किया खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1900 के आसपास कुछ हमें स्टील इंडस्ट्री देखने को मिली इंडिया में, कुछ आयरन इंडस्ट्री देखने को मिली। इनमें से सबसे बड़ा जो नाम सामने आया वो था टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। रट लो, सीयूटी में क्वेश्चन आएगा ये वाला। आपका सिलेबस है ना, सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
कि टिस्को किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी या किस ईयर में बनाई गई थी। 1907 इज द आंसर। इसलिए मैंने स्पेशली ये लाइन लिखी है कि आई विश कि आप हमारी क्लास से पढ़ के सीयूईटी में भी अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओ। सेकंड पॉइंट है, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। एक इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट की, उसको तो ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट एक इंडस्ट्री थी इंडिया में, उसको ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया था। उसको बर्बाद करने के बाद उन्होंने इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करी। हां, कॉटन की स्टार्ट हुई, जूट की स्टार्ट हुई, स्टील की स्टार्ट हुई, आयरन की स्टार्ट हुई, लेकिन कितनी मुश्किल रही होगी यार कि जब तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है, सारा रॉ मटेरियल गवर्नमेंट खुद उठा के दूसरे देश में ले जा रही है, कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट तो हुआ लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे, बहुत मशक्कत और मेहनत से हुआ। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया था, उसको एज अ सब्सटीट्यूट एक कैपिटल इंडस्ट्री, एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है पहले यह समझते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब यह है जिसमें मशीन्स बनती हैं, टूल्स बनते हैं, यानी कि हैवी इंडस्ट्री की बात हो रही है। कैपिटल गुड का मतलब ही यही है। एक फैक्ट्री का कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीनरी होती है जिसका डेप्रिसिएशन भी ईयर बाय ईयर होता है। आपके प्यारे निक्कू भैया, हमारे निखिल से आपको अकाउंट पढ़ाएंगे तो कैपिटल गुड्स के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे कैसे उनकी एंट्री होती है, कैसे डेप्रिसिएशन होता है। हम यह समझते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, और कैपिटल गुड्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। कैपिटल गुड्स के बिना कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है। किसी फैक्ट्री में मानो मशीन ही नहीं है तो वहां पे जो लेबर जाके डांस करेगी कि नाचो पार्टी करो, ये खाओ पियो ऐश करो, पिज्जा ऑर्डर करो, बर्गर ऑर्डर करो, अपना ऐश करो, खाओ पियो, घर जाओ, कोई सैलरी नहीं मिलती है ऐसा कुछ करने की। तो किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कैपिटल गुड्स की बहुत जरूरत होती है, और इंडिया में ऐसी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री कोई भी नहीं लग रही थी। आयरन एंड स्टील स्टार्ट हुआ था, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, बहुत स्लो प्रोसेस था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देखी गई। लेस कंट्रीब्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी। ऑब्वियसली जब कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जब डेवलपमेंट ही नहीं है, तो फिर डीडीपी के अंदर कैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉरेन ट्रेड की। भाई फॉरेन ट्रेड में जो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था ना, वो तो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे लोग, लेकिन अगर मैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कर ली। उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया, उन्होंने इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनाया और ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ किया। हम इस क्लास में पहले एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के पॉइंट को, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स के पॉइंट को कवर कर चुके हैं। हम अब कवर करेंगे पहले पॉइंट को, ब्रिटिश मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड एंड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इन दोनों चीजों को हम कवर करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है ब्रिटिश मोनो, गलत हो गई स्पेलिंग भाई, ब्रिटिश मोनोपोली ऑन तो पहले समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड पे कैसे मोनोपोली करी थी। अब इसको ना मुझे लगता है कि समझने के लिए कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना। मुझे लगता है ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन्होंने ये समझ लिया था कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल, इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है।
और उन्होंने ये ठान भी लिया था कि इस सारे रॉ मटेरियल को सिर्फ वही यूज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अराउंड 50 to 60% जो इंडिया का एक्सपोर्ट था दैट वाज कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली। वो सिर्फ अपने देश में लेके जाया करते थे। कुछ कंट्रीज को उन्होंने अलाउ किया कि इंडिया, कुछ कंट्री से जो इंडिया की प्राइवेट प्लेयर्स थे या फिर जो टोटल खेती होती थी या जो भी हम प्रोडक्शन करते थे, कुछ अलाउ के कुछ कंट्री के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वो कंट्रियां कौन कौन सी हैं? चाइना, श्रीलंका और ईरान। इन 3 कंट्री के साथ उन्होंने अलाउ किया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मेजरली जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ लंदन और ब्रिटेन में ही जा रहा था। साथ साथ इसको आप थोड़ा अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज करूंगा, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड में कुछ पॉइंट और भी कवर करेंगे। तो ब्रिटिश मोनोपोली हो चुकी थी एक तरीके से फॉरेन ट्रेड पे, कि जितना भी फॉरेन ट्रेड होगा वो ब्रिटिशर्स अपने पास लेके जाएंगे। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट भी हम देखेंगे अभी। देखो, अगर लिख लिया है तो बेस्ट है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम जब भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमें न्यूज में एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट डेफिसिट, ये सब देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने कभी इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट सरप्लस का नाम नहीं सुना। और जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट का सरप्लस होता है उस कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडिया के देश में एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि एक्सपोर्ट वॉज ग्रेटर देन इंपोर्ट। क्योंकि जब सारा का सारा रॉ मटेरियल हमारे अंग्रेज भाई, हमारे अंग्रेज दोस्त हमारे देश से लेके जा रहे थे तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट तो सरप्लस होगा ही होगा। एक्सपोर्ट सरप्लस था, लेकिन जो उस एक्सपोर्ट से जो पैसे इंडिया में आते थे उनको यूज कहां किया गया? उनको यूज किया गया ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रिटेन की डेवलपमेंट में। और ऐसी कई जगहों पे जहां पे सिर्फ ब्रिटिश ब्रिटिश और सिर्फ ब्रिटिश का ही फायदा हुआ। एक्सपोर्ट सरप्लस होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे यहां सिर्फ ब्रिटिशर्स फायदा उठा रहे थे, इंडिया का इंडिजिनसली लोकली कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला कि एक्सपोर्ट सरप्लस है इंडिया में लेकिन इंडिया का फायदा नहीं हो रहा। तो बहुत बेसिक पॉइंट है कि इंडिया को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसी के अंदर ही आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी समझ सकते हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ना था यहां पे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ को मैं आपको अगर समझा दूंगा स्टोरी की तरह। देखो, रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाया जा रहा है,
ब्रिटिश की फैक्ट्रीज के अंदर फिनिश गुड्स बन रहे हैं, उन फिनिश गुड्स को इंडिया में लेके आया जा रहा है और इंडिया में आके उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया से लिया, रॉ मटेरियल को ब्रिटिश में ले गए, लंदन में ले गए, उन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, उसको आके इंडिया में बेचा। अब इससे ब्रिटिशर्स की कमाई हुई। और पैसा आ कहां से रहा है? पैसा ब्रिटिशर्स का दो तरीके से आ रहा है। एक फिनिश्ड गुड्स बेच के, एक रेंट से, टैक्स से, फीस से। अब इससे जो भी पैसा जनरेट हो रहा है वो सारा पैसा कहां जा रहा है? वो सारा पैसा जा रहा है ब्रिटेन में। अभी प्रेजेंटली हमारी गवर्नमेंट हमसे जीएसटी लेती है, लेकिन उस जीएसटी को, उस टैक्स को कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स को बेच के यहां पैसे कमा रहे थे, रेंट, टैक्स, फीस से पैसे कमा रहे थे, और उस पूरे फीस को, उस पूरे पैसे को वो कहां ले जा रहे थे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ले जाके वो ब्रिटेन की डेवलपमेंट कर रहे थे। उन्होंने हमारे ही पैसों को हमारी जेब से निकाला, हमारे ही रॉ मटेरियल को हमारे खेतों से निकाला, और उसे यूज कहां किया? उस पैसे को यूज कहां पे किया? उस पैसे को यूज किया उन्होंने ब्रिटेन की डेवलपमेंट में, जो बहुत ही गलत बात थी। उसकी वजह से हम आज तक सफर कर रहे हैं। तो ये कुछ फॉरेन ट्रेड के बारे में बात हुई। आगे बढ़ते हैं। एक आप पॉइंट पढ़ेंगे बुक में अपना, आप सुएज कैनाल के बारे में, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. Yes, it is the most important canal, most important water route way for the export and import between India and Europe. आज के टाइम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन कंट्रीज के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। अगर यहां पे सूज कनाल ना हो तो उनका पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन इस सूज कनाल को पहले बंद थी। यूरोपियन ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि इंडिया को इजीली कनेक्ट किया जाए यूरोप से, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल को इंडिया से वहां लेके जाने के लिए उन्होंने सूज कनाल को ओपन किया कि इसको खोलो, हमें इंडिया को ओवर एक्सप्लॉइट करना है, अभी बाकी रह गया है। तो उन्होंने 1869 में सुएज कनाल को ओपन किया। आइए एक बार देखते हैं सुएज कनाल है कहां पे। देखो ये जो पॉइंट है, देखो ये वाला, ये यहां पे है सुएज कनाल। ये है हमारा इजिप्ट, यहां पे है सूडान, ये हमारा है रेड सी, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा। तो सुएज कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। यहां पे ये वाला एरिया है इजराइल, ये ऊपर टर्की। और अगर आप न्यूज थोड़ी बहुत देखते हो तो ये न्यूज में हमेशा रहता है। एक बार इस मैप को आराम से देख लो। ये सुएज कनाल है, यहां पे इस तरफ यहां पे इंडिया है, इस वाले यहां पे इंडिया, देखो ये इंडियन ओशन आ गया ना, ये इंडियन ओशन है, तो यहां पे इंडिया है, इस तरफ इंडिया है। उसके हम थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे तो इंडिया आएगा, वेस्ट में आएंगे तो यहां पे ये रेड सी है, यहां पे ये सुएज कनाल है। और सुएज कनाल मेडिटेरेनियन को और रेड सी को जोड़ती है। और अगर मैं लैंड की बात करूं तो इट कनेक्ट्स दिस यूरोपियन कंट्रीज विद द एशियन कंट्रीज एंड द गल्फ कंट्री। तो इसकी वजह से इंडिया और यूरोप का जो एरिया है बहुत ही कम हो जाता है, जिससे हम इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इसको 1869 में रीओपन करवाया कि जिससे ट्रेड करना इजी हो सके। और अभी भी एवर गिवन नाम का एक बहुत बड़ा शिप यहां फंस गया था कि ये इतनी छोटी सी एक स्ट्राइप है, एक छोटी सी स्ट्रिप है, पानी का एक वाटरवे है, जहां पे एक शिप अगर फंस गया ऐसे हॉरिजॉन्टल होके तो भाई ऐसे वो शिप चलते चलते ऐसे हो गया था। तो जब एवर गिवन शिप यहां फंसा तो ये पूरा वाटरवे बंद हो गया। इतनी पतली एक ये पानी का वाटरवे है, वाटरवे तो पानी का ही होगा, जो कनेक्ट करता है यूरोप को इंडिया से। तो ये स्टार्ट किसने कराया था?
हमारे ब्रिटिशर्स ने, पहले भी ये बंद थी, बाद में इसको स्टार्ट कराया, रीओपन कराया ब्रिटिश ने 1869 में, याद रखना इस बात को। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस की, कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इंडिया की। ये देखो, इसमें कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं, कुछ चीजें सिर्फ याद करने की बात है कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ, 1881 में। उसके बाद आफ्टर एवरी 10th ईयर सेंसस इंडिया में होता रहा है और अभी भी होता है। सेंसस का मतलब क्या है? जनगणना, कि देश में कितने लोग हैं, कितने लोग जवान हैं, किस स्टेट में कितने लोग रहते हैं, किस जाति के कितने लोग हैं। यही इन सब का ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों का सेंसस कराने का, कि वो ये देख सकें कि कितने लोग उनके अगेंस्ट हैं, कितने लोग किस एज के हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग कॉलेज जा रहे हैं, कितने लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब देखना, जिससे कि वो पॉलिसीज को क्रिएट कर सकें। इंडिया की गवर्नमेंट भी सेंसस पॉलिसीज को क्रिएट करने के लिए ही बनाती है। द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज अनइवन, ऑब्वियसली। क्यों थी अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ? क्योंकि हॉस्पिटल या फिर मेडिकल, हॉस्पिटल या फिर मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही खराब थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। डिस्पेंसरीज नहीं खोली, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनाए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं बनाई। अभी भी इंडिया के अंदर अगर मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसको और इंप्रूव करना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना हमारा नाम है पूरी दुनिया में, और उस टाइम पे तो बद से बदतर थी। इसी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अनइवन थी। अगर कोई फेमाइन आ जाएगा, जैसे बंगाल फेमाइन आया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन नहीं है। तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फेमाइन के टाइम पे, भुखमरी के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे भी टैक्स बटोरी है। टैक्स दे दो, हमको टैक्स दे दो, हमारा पेट भर दो, हम अपने घर ले जाएं, तुम मरो जियो जो मर्जी करो। ऐसा बहुत बार देखा गया है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ओवरऑल लिटरेसी रेट 16%। अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर वुमेन की, तो कितनी थी? 7%। कम नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि सोशल एरियाज पे ब्रिटिशर्स ने कभी काम नहीं किया। हॉस्पिटलाइजेशन पे काम नहीं किया, हॉस्पिटल्स पे नहीं किया, मेडिकल फैसिलिटीज पे नहीं किया, एजुकेशन पे नहीं किया। सिर्फ ड्रामेबाजी करी कि हम एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। वो एक ऐसा तबका बनाना चाहते थे कॉलेजेस बना के, जो उनका क्लरिकल काम कर सके, जिनका रंग तो भूरा हो, रंग तो इंडियन हो, लेकिन अंदर से बाय ब्लड वो चाहते थे वो ब्रिटिशर्स हो, हमारे गुलाम बन के रहें। और ये पॉलिसी काफी हद तक उनकी सफल भी रही थी। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, particularly if we talk about infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे 1 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ good medical facilities. Right now this number is around 26-27, but that time the number was 218 per 1000। infant mortality rate थी 218 per 1000, अब है 27 या 26। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल, 32 साल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि 32 साल का बंदा मर जाएगा, ये एवरेज एज है। इस साल के आगे लोग जी नहीं पा रहे हैं। आज कितनी एवरेज है हमारी? 69 या फिर 70। दिस इज आवर एवरेज एज राइट नाउ, 69, 70, 65। दिस आर बेसिक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो हम लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं इतने एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी। इसलिए भारत माता की जय बोला करो, जय हिंद बोला करो। आगे बढ़ते हैं। यह कुछ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2010 से 2020 तक का। 2010 में 45 थी, फिर 43 हुई 2011 में, 2015 में 34.9 थी, 2020 में 27। अभी मेरे ख्याल से या तो 27 है या 26 है, बेसिकली बहुत कम है। और आपसे एग्जाम में इतने जबरदस्त आंकड़े एक्सपेक्ट भी नहीं किए जाते, लेकिन अगर आप अपने आंसर में इन नंबर्स को लिख दोगे तो भाई आई एम टेलिंग यू, इट विल क्रिएट एन एज फॉर यू, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स एज कंपेयर टू योर फेलो
स्टूडेंट्स, योर फेलो फ्रेंड्स और आपके जो फेलो क्लासमेट्स हैं। और धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर रमती हैं, धीरे धीरे आपको चीजें याद होना स्टार्ट होती हैं। अलग आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक देश में, एक देश के पूरे सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को 3 जगह डिवाइड किया जाता है। किस किस में? एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। हम किसी भी कंट्री के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड पार्ट इज सर्विस सेक्टर। अगर मैं बात करता हूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 70 to 75% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली, 10% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ओनली, और जो बाकी लोग बच जाते हैं, यानी कितने हमारे होंगे 70 80, यानी कि 80, सॉरी यार, यानी कि 15 to 20% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। ठीक है, 70 to 75% वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 10% वो डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों में से जो बाकी बचेंगे 15 to 20% वर डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो अराउंड 46% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 26% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और अगर हम इन दोनों को जोड़ लिया जाए अराउंड 28% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे देश में 100 लोग एम्प्लॉयड हैं, 100 लोग नौकरी करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, तो उसमें से 46 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, 26 लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और 28 लोग सर्विस सेक्टर में हैं। और अगर बात करता हूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इस चैप्टर का नाम है, तो 70 to 75% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 10% पीपल, ओनली 10% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड रेस्ट 15 to 20% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। यस, ये है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम का और आज के टाइम का। पहला है एग्रीकल्चर की बात करता है, दूसरा बात करता है मैन्युफैक्चरिंग की, तीसरी बात करता है सर्विस की। ठीक है भाई, ये हुआ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? इज occupational structure is the distribution of working professionals in different sectors across the region. Every economy is segregated based on its occupational structure, namely agriculture, industrial or manufacturing sector and service sector. So yes, we can divide every economy into 3 sector. The first is agriculture, second is manufacturing, third is service sector. और आपके सामने आंकड़े भी लिखे हुए हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने लोग डिपेंडेंट थे इन सेक्टर्स पे, और राइट नाउ प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट 2021-22 दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत लोगों से मैंने यह सुना है कि अगर ब्रिटिशर्स ना होते हमारे पास रेलवे नहीं होती, अगर ब्रिटिशर्स ना होते हमारे पास पोर्ट नहीं होते, अगर ब्रिटिशर्स ना होते हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब होता। वो नहीं करते ना तो हम खुद कर लेते, अभी भी कर रहे हैं। रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन कोई भी ऑफिस, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, ये सब किसके लिए बनाया गया था? ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए। इसका सिर्फ एक ही मोटिव था, प्रॉफिट ऑफ
ब्रिटिशर्स। हमारे ही टैक्स के पैसे से ये सब बनाया गया और हमारे ही अगेंस्ट इसको यूज किया गया। रेलवे क्यों यूज करी गई? हमारे रॉ मटेरियल को यहां एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। पोर्ट को यूज किए गए हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज किया गया हमारे प्रोडक्ट को एक गांव से पोर्ट तक लेके जाने के लिए, जिससे कि उनको रॉ मटेरियल को बाहर लेके जाया जा सके, फिनिश गुड्स को इंडिया में लेके आया जा सके और इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सके। हां, रेलवे उन्होंने बनाई जरूर, लेकिन जिस दिन वो हमारे देश को छोड़ के गए तो रेलवे हमारे लिए एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी थी। इतनी बर्बाद थी ना रेलवे उस टाइम पे, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। अभी तक मेहनत कर रहे हैं रेलवे को सुधारने के लिए, हम 100% अभी तक नहीं कर पाए हैं। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पुअर रोड्स, हमारे पैसे से हमारे लिए रोड बनाई, लेकिन जो उस टाइम का ट्रांसपोर्ट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रोड उसके लिए फिट ही नहीं थी। इन रोड्स का सिर्फ एक ही काम था, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। मूवमेंट ऑफ गुड्स। उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवे बनाई, पोर्ट्स बनाए, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। रोड तो बना दी हमारा टैक्स लेके, हमारे पैसे लेके, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ट्रांसपोर्ट था वो रोड उसके लिए फिट ही नहीं थी। यानी कि एक एसेट नहीं हुई, एक लायबिलिटी हुई कि लो हम जा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, अपन तो चले भैया, जितनी जिम्मेदारी है खुद संभालो। देश चाहिए था ना, लो दे दिया, अब बर्बाद होते रहो। मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए उन्होंने रोड्स को यूज किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए उन्होंने रोड को यूज किया। और यह कोई फायदा इंडिया का नहीं हो रहा, इंडिया की भाइयों को उनके खिलाफ, उनके भाइयों के खिलाफ लाया जा रहा था आर्मी के अंदर। इन गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाया जाता था रोड की मदद से, और फिर इन गुड्स को बाहर लेके जाया जाता था। इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, ये को इंडिया का फायदा नहीं हो रहा था इस इंफ्रास्ट्रक्चर से। आगे बढ़ते हैं, रेलवे इन इंडिया 1850। तो बात करते हैं कुछ जनरल नॉलेज की। फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। याद रखना, क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है ये वाला कि फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन कहां बिछी थी और फर्स्ट इंडियन रेलवे कहां चली थी। द आंसर इज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। बहुत छोटी जर्नी थी, 1853 में हुई थी ये जर्नी। याद रखना, क्वेश्चन आता है कई बार इसका। तो इंडियन रेलवेज 1850 में स्टार्ट करी गई थी। तो ठीक है यार, हमारे पैसे सीख गए, हमारे पे कोई एहसान नहीं किया कि हमारा टैक्स था, हमारी फीस थी, हमारे रेंट से तुमने स्टार्ट करी, हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। फर्स्ट इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुई? 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, किस लिए? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सुनने में, लेकिन रियलिटी यह है कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश को आजाद करने के लिए काम कर रहे थे, उनके काम को रोकने के लिए इन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज किया गया। खबर को, न्यूज को यहां से वहां पहुंचाने के लिए। एक टाइम भी ऐसा भी आया जब ब्रिटिशर्स ने अखबारों पे, पर्चों पे बैन लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस को बैन कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस का मतलब है जो प्रेस लोकल लैंग्वेज में होती है। हिंदी का अखबार, बंगाली अखबार, तमिल अखबार, उड़िया अखबार, सबको बैन कर दिया कि जो ब्रिटिश की नीतियां हैं, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो लोगों के पास तक पहुंचे ही ना। तो ये सब थी रियलिटी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। आज के इस चैप्टर में हमने ये सब अच्छे से कवर कर लिया है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे।
हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सब कुछ समझ लिया है। एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं, आओ। देखो, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल का बेसिक भी समझ लिया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर भी समझ लिया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी समझ लिया, हमने फॉरेन ट्रेड भी समझ लिया, हमने डेमोग्राफिक कंडीशन भी समझ ली, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी समझ लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझ लिया। तो जो जो टॉपिक आपके चैप्टर में है उसके साथ साथ देशभक्ति की बातें, मोटिवेशनल की बातें सारी हमने कर ली हैं। आई एम श्योर कि आज की वीडियो देखने के बाद, आज की वन शॉर्ट वीडियो देखने के बाद जब आपने चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर आपको ऐसे 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 समझ आएगा। तो मेरा नाम है साहिल मदान, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक फैकल्टी। ऐसे ही मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस, वन शॉट वीडियोस लेके आता रहूंगा और आपके एग्जाम में आपको 100% मार्क्स दिलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलते हैं अपने हम लास्ट स्लाइड पे दोबारा। काफी कुछ पढ़ लिया यार, मेरे को तो बड़ा मजा आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। सबसे जरूरी है खेलना कूदना, पढ़ाई करना देखो प्रायोरिटी है, उसके साथ खेलना कूदना ही बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।